ये एमसी एक फैंटेसी वर्ल्ड से दूसरे फैंटेसी वर्ल्ड में समन हो जाता है क्योंकि वहाँ उसे हीरो बनके पूरी दुनिया को बचाना है। ऐसा तो बज़ लोग का सपना ही होता है, उन्हें सुपर पावर्स मिले, वो दुनिया को बचाएं, पर हर बार किस्मत अच्छी नहीं होती ना। इन भाई साहब के पास कोई स्किल्स नहीं होती, बिल्कुल मेरी तरह ये भी एक लूजर है। इसीलिए ये घमंडी राजा उसे मरने के लिए डीमंस के जंगल में छोड़ देता है और तभी हीरो डिसाइड कर लेता है, ठुकरा के मेरा प्यार मतलब हीरोगिरी मेरा इंतकाम देखेगा। और तो और ये एक डीमन को अपनी प्रियतमा अर्धांगिनी बना लेता है। हर जगह ये कपल कपल कपल, वैसे ही कोई नहीं है भाई मेरी जिंदगी में चॉकलेट देने वाला, क्यों घी में आग डाल रहे हो। तो कहानी की शुरुआत में हम एक फैंटेसी वर्ल्ड देखते हैं जहाँ इंसान और डीमंस साथ रहते हैं। असल में ये डीमंस नहीं है, ये हाफ इंसान और हाफ डीमन है। पूरे डीमंस को इतना प्यार नहीं मिलता यहाँ पर, भेदभाव तो यहाँ भी है। अगर आप इंसान हैं तो आप महान हैं, अगर आप आधे इंसान हैं तो आप कुत्ते के समान हैं। हाँ, यहाँ पर डीमंस को कुत्तों की तरह ट्रीट किया जाता है, पर हमारा एमसी बनाजा एक बहुत अच्छा इंसान है। वो इन डीमंस के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आता है। इवन वो तो एक की पैसों से मदद भी करता है, जिससे वो डीमन तो बहुत खुश होता है। पर बात बाकी इंसानों के पेट में पचती नहीं है, बिल्कुल मेरे रिश्तेदारों की तरह। पर तभी अचानक से बनाजा वहाँ से गायब हो जाता है और एक दूसरी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता वो ये कहाँ पहुँच गया। तब ये बुढ़ऊ उसे बताता है वो मैजिकल किंगडम ऑफ काइरोड में है, उसे डार्क आर्मी से लड़ने के लिए समन किया गया है। जिसके बाद बनाजा की पावर्स चेक की जाती है। इस मैजिक क्रिस्टल के द्वारा चेक करने पर पता चलता है बनाजा के पास इतनी ज्यादा पावर्स है, वो एक चींटी को तो आराम से मार सकता है। सभी लोग बातें बनाने लगते हैं, हाँ ये तो एक नंबर का लूजर है, एनिमोची की तरह, ये कैसे देश दुनिया को बचाएगा। बनाजा कहता है क्या इतना चुभने लगा हूँ मैं, तो ठीक है ना वापस भेज दो मुझे। तभी वहाँ एक और हीरो समन होता है जिसके स्टैट्स बहुत खतरनाक है। सभी लोग बनाजा को छोड़कर उसी की गुलामी करने लगते हैं और किंग तो भाई 7वें आसमान में पहुँच जाता है। मुझे तो मेरा दामाद मिल गया। जिसके बाद बनाजा किंग से घर वापस जाने की मांग करता है, पर अब तो समनिंग गेट बंद हो चुका है। इसीलिए बनाजा को एक फेरारी में भर के बहुत दूर कहीं एक जंगल में छोड़ा जाता है। देख लो भाई लोग कितने मतलबी होते हैं। जैसे इन्हें दूसरा हीरो मिला, बनाजा को तो टाटा बाय बाय कर दिया। अब रास्ते में बनाजा पायलट से पूछता है क्या यहाँ उनके साथ बुरा बर्ताव होता है, मतलब वही भेदभाव। देखो इस दुनिया में ऐसा नहीं होता, सभी लोग हंसी खुशी से मिलकर रहते हैं, बस प्योर डीमंस अलग रहते हैं। ऐसे ही 20 दिनों तक चलते चलते ये लोग फाइनली जंगल पहुंच जाते हैं। बनाजा के पास एक मैजिक बैग है जो उसे किंग ने दिया है। वो इस बैग से एक स्वॉर्ड निकालता है और वहाँ मौजूद 3 स्लाइम से फाइट करता है और उन्हें मार भी देता है। बेचारे की स्वॉर्ड एक ही बार में चकनाचूर हो जाती है। क्या चिंदी राजा है भाई, एक तलवार बस दिया है, वो भी इतनी सड़ी सी। इससे ज्यादा मजबूत तो नटराज की पेंसिल होती है। स्लाइम को मारने से बनाजा का लेवल अप होता है और अब वो लेवल 2 में पहुंच जाता है, पर उसकी स्किल्स इनफाइनाइट हो जाती है, मतलब जिसे नंबर्स में गिना ही नहीं जा सकता, इतनी ज्यादा। पर हमारा एमसी वो तो बेवकूफ है, उसे तो समझ आएगा ही नहीं। उसे तो लगता है ये तहरा 8 है। बंदे को होश ही नहीं है, वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है। अब बनाजा के पास बहुत सारी स्किल्स है। उसी के थ्रू उसे पता चलता है कि किंग के दिए हुए मैजिक बैग में एक कर्स लगा है जो मॉन्स्टर्स को आकर्षित करता है। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब है किंग बनाजा को मरवाना चाहता है, पर बनाजा अपनी स्किल से उस बैग के कर्स को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो जंगल के अंदर जाता है, पर तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिससे उसे पता चलता है इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक गैस है जो इंसानों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बिल्कुल तुम्हारे एक्स की तरह जो तुम्हें हर वक्त टॉर्चर करते रहती है। कितने बार समझाओ, ब्लॉक कर दो ना उसे। और क्या तुम्हें पता है कि ये गैस मॉन्स्टर्स प्रोड्यूस करते हैं? कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, उसके लिए तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा। अब बनाजा के सामने एक और नोटिफिकेशन आता है कि
वो इस जंगल का शुद्धिकरण कर सकता है, जिससे ये सारी गैस खत्म हो जाएगी। और बनाजा ऐसा ही करता है। अब पूरा जंगल सेफ है। अब तुम्हें लगेगा बनाजा का 1 या 2 लेवल अप होगा। नहीं भाई, बंदा 367 लेवल में पहुंच जाता है। इधर कैपिटल में किंग को पता चलता है नॉर्थ के जंगल की तरफ शुद्धिकरण जादू का उपयोग हुआ है। ये जादू इस दुनिया का सबसे महंगा जादू है, जो कुछ गिने चुने लोग ही कर सकते हैं। इधर बनाजा को एक और स्किल मिलती है और अब वो अपना शेप भी चेंज कर सकता है। एंड गेस व्हाट, वो शेप चेंज करता भी है। कितना हरामी लौंडा है भाई। अब शेप चेंज करने पर उसे तो बहुत ज्यादा शर्म आती है, इसलिए वो खुद को नॉर्मल भी कर लेता है। ये स्किल किस काम की है? अकेले रहो तो एंटरटेन होने के लिए। जिसके बाद वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके अपनी दुनिया में वापस जाने की कोशिश करता है, पर नहीं जा पाता और वापस कैपिटल सिटी चले जाता है। वो वहाँ सबसे पहले एडवेंचरस गिल्ड में जाता है, क्योंकि पैसा भी तो कमाना जरूरी है ना। मैं भी तो ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा, आ मेरी जान। अब यहाँ बनाजा खुद को रजिस्टर करवा लेता है, पर वो अपना नाम फ्लियो बताता है, क्योंकि अगर किंग को पता चल गया कि वो यही है, इस बार सिर्फ जंगल छोड़ेंगे नहीं, जंगल में मंगल करके छोड़ेंगे। वहीं गिल्ड में एक छोटी सी बच्ची सभी से रिक्वेस्ट करती है, भैया भैया जंगल छोड़ दो मुझे। दीदी दीदी वहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं। वर्स्ट ऑफ वर्स्ट। सभी लोग उसे मना करते हैं, क्योंकि इस जंगल में गंदे गैस वाले मॉन्स्टर्स रहते हैं। पर इन्हें नहीं पता कि फिलो ने तो सब साफ कर दिया। फिलो उस बच्ची से कहता है, चिंता मत करो पुत्री, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से। अब टेलीपोर्टेशन सुनकर सबके गले में मूली अटक जाती है, क्योंकि ये कोई मामूली मैजिक नहीं है। तभी एक लड़की बिली आती है और फ्लियो को धमकाने लगती है, क्या रे तू इस लड़की को झूठा दिलासा देकर इसे किडनैप करना चाहता है, पर तुझे पता नहीं हम कौन है, हम है रॉयल नाइट्स। अब फ्लियो इन सारी चिल्लर पार्टी को बाहर ले जाता है और उन्हें यकीन दिलाने के लिए सबको टेलीपोर्ट ही कर देता है। और अब इन लोगों को फ्लियो पर यकीन हो जाता है कि इसे सच में टेलीपोर्टेशन मैजिक आता है। इधर ये बच्ची जंगल की तरफ जाती है और देखती है वो हानिकारक गैस अब यहाँ नहीं है। बिली समझ जाती है ये कोई छुपी रुस्तम है और अब वो अपना असली फॉर्म दिखाती है। तो इस सस्ती सुकुना का नाम फेनरिस है और ये इन्फर्नल फोर्स नामक किसी डीमन आर्मी में है, जो अब इन लोगों का खात्मा करेगी। ये अपनी वही गंदी वाली गैस छोड़ती है और नाइट्स बेहोश होने लगते हैं। फ्लियो तुरंत ही उन्हें टेलीपोर्ट करके वापस भेज देता है और अब इससे अकेले ही लड़ता है। मॉन्स्टर भी फ्लियो की जान लेने के लिए फुल तैयार शैयार है और वो उस पर अटैक भी करती है। फ्लियो दोबारा टेलीपोर्ट करके खुद को बचा लेता है, पर ये मॉन्स्टर मेरी तरह बेवकूफ तो नहीं है, वो भी टेलीपोर्ट करके अटैक कर देती है। अब तो लगता है फ्लियो का राम नाम सत्य हो ही जाएगा, पर तभी फ्लियो अपना ग्रेविटेशनल मैजिक यूज करता है, जिससे अर्थ की ग्रेविटी उस मॉन्स्टर को खींचने लगती है और मानो वो दबने लगती है। मॉन्स्टर बहुत कोशिश करती है खुद को आजाद करने की, पर वो नहीं कर पाती। तभी फ्लियो के सामने बार बार एक नोटिफिकेशन आता है कि फ्लियो अपनी सब्जुगेशन स्किल का यूज करके इस मॉन्स्टर को अपना स्लेव बना सकता है। पर फ्लियो का दिल अच्छा है और वो ऐसा नहीं करना चाहता, पर ये नोटिफिकेशन इतनी बार आता है कि फ्लियो तंग आ जाता है। तभी वो मॉन्स्टर खुद ही सरेंडर कर देती है, जिसके बाद फ्लियो तुरंत ही उससे अपना मैजिक हटाता है और मॉन्स्टर कहती है, तुमने मुझे हरा दिया, अब तुम मुझे मार दो। पर फ्लियो ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसने कितने भी लोगों की जान ली हो, वो उसे माफ कर देता है। फ्लियो का इतना बड़ा दिल देखकर फेनरिस नॉर्मल हो जाती है और अब उसे देखकर फ्लियो शर्माने लगता है, क्योंकि उसके बदन में कपड़े नहीं है। फ्लियो तुरंत ही उसे कुछ पहनने के लिए देता है और तभी वो लड़की बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो लड़ाई करके थक चुकी है। शाम तक फ्लियो ने टेंट वेंट लगा दिया था और जब फेनरिस की नींद खुलती है, वो तुरंत ही फ्लियो के पास जाती है और उसका स्लेव बनने की मांग करती है। फ्लियो कहता है उसे किसी को स्लेव लेव नहीं बनाना, पर फेनरिस बहुत रिक्वेस्ट करती है। वो ये भी प्रॉमिस करती है कि वो आगे से किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचाएगी। साथ ही वो फ्लियो की हर बात मानेगी, जो भी फ्लियो कहेगा वो सब करेगी। पर फिर भी फ्लियो उसे मना ही करता है। मैं रहती ना तो इसे असाइनमेंट लिखवाने के लिए रखती। अब फेनरिस निब्बी वाली हरकत करती है, अगर आप मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं यहीं पर अपनी नस काट के जान दे दूंगी। फिर क्या था, फ्लियो को मानना ही पड़ता है। जिसके बाद फ्लियो उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है, वो कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा और वो घमंडी किंग ने उसके साथ क्या क्या किया। साथ ही वो फेनरिस को अपना दूसरा चेहरा भी दिखाता है। देख रहे हो, मेन कैरेक्टर के भी 2 चेहरे हैं और तुम्हें लगता है दुनिया बहुत अच्छी है, इसलिए कह रही हूँ अभी भी टाइम है,
ब्लॉक कर दो उसे। वैसे फ्लियो के दो चेहरे इसीलिए हैं क्योंकि उसे राजा से अपनी पहचान भी तो छुपानी है। दूसरी तरफ पैलेस में हीरो किंग पर फटने लगता है। कैसी डरपोक सेना है तुम्हारी, जैसे ही मॉन्स्टर आया सारे ही लोग भाग गए। मैं ऐसी डरपोक आर्मी के साथ कैसे लड़ाई करूंगा। इतना सब बड़बड़ करने के बाद वो अपनी असिस्टेंट के साथ रिलैक्स करने चला जाता है। समझ रहे हो? तभी एक सैनिक जो उस लड़ाई से बचकर आया है वो असलियत बताता है। सैनिक नहीं, ये फट्टू हीरो भाग कर आया था। अब बेचारा राजा कुछ कर भी तो नहीं सकता। वैसे ये इसका कर्मा है, उसने अच्छे हीरो के साथ बुरा किया तो झेलो इसे। इधर ये दोनों मार्केट में होते हैं जहाँ लोग इन्हें घूरे जा रहे थे क्योंकि एक लड़का और एक लड़की तो कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। इसलिए फ्लियो कहता है क्यों ना हम एक्टिंग करें कि हम पति पत्नी हैं। ये सुनकर फेनरिस तो 7वें आसमान में पहुंच जाती है। भाई बिना शादी के पति मिल गया, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग, फिर किस बात की चिंता। थक चुकी हूँ गाइस, जहाँ भी जाओ बस ये प्यार मोहब्बत चल रहा है। खैर छोड़ो। जिसके बाद ये दोनों एडवेंचरस गिल्ड में जाते हैं और यहाँ फ्लियो फेनरिस को रिस नाम से रजिस्टर करवाता है। तभी वहाँ एक अर्जेंट क्वेस्ट अनाउंस होता है। नॉर्थ ईस्ट के जंगलों से काफी सारे टेडी बियर सिटी की तरफ आ रहे हैं। इस क्वेस्ट का प्राइस नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा होता है क्योंकि खतरा भी तो 10 गुना ज्यादा है ना, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है। और ये बियर का ग्रुप वही है जिससे हीरो डर कर भागा था। रिस इस क्वेस्ट पर जाना चाहती है पर फ्लियो से मना करता है क्योंकि इसमें खतरा है। और अब रिस जिद करती है अगर फ्लियो उसके साथ नहीं जाएगा तो वो अकेले ही चले जाएगी। और अंत में दोनों ही जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर इन्हें अचानक से किसी के चीखने की आवाज आती है। ये भाग कर जाते हैं और देखते हैं उन साइको बियर्स ने रॉयल नाइट्स को घेर रखा है। बेचारे नाइट्स फंस चुके हैं। एक नाइट तो बियर द्वारा मरने ही वाली थी, तभी उन भालुओं पर पिकाचू का थंडर बोल्ट पड़ता है जो कि ऑफ कोर्स फ्लियो ने मारा है। ये चारों नाइट्स उसका शुक्रिया अदा करते हैं और पूछते हैं क्या तुमने उस दिन उस मॉन्स्टर को मार दिया। अब मॉन्स्टर शब्द सुनकर रिस को चीटा लग जाता है। हाँ, जैसे तो तू मॉन्स्टर नहीं कोई क्यूट सी बिल्ली हो, सस्ती सुकुना कहीं की। तभी उसके पीछे बियर किंग आ जाता है जो उस पर पीछे से अटैक करता है। पर जब रिस उसकी आंखों में मम्मियों की तरह घूरती है ना, वो बेचारा भालू खुद ही हार मान जाता है और तो और रिस से माफी भी मांगता है। रिस फ्लियो से गुजारिश करती है कि उन्हें इस बियर को अपना पेट बना लेना चाहिए। भाई टेडी डे कब का जा चुका है और जंगली भालू को कौन टेडी बियर बनाता है। इसीलिए फ्लियो से अपने मैजिक से एक छोटा सा रैबिट बना देता है। जिसके बाद ये सब लोग फ्लियो के घर जाते हैं कुछ बातें करने के लिए, जहाँ बिली बताती है बियर से हारने के बाद हीरो ने किंग के सामने जो हरकत की थी उसकी वजह से राजा ने आर्मी के सभी लोगों को ऑर्डर दिया है वो लोग और ट्रेनिंग करें और स्ट्रॉन्ग बने, वरना हीरो आर्मी को लीड नहीं करेगा। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि इन्हें फ्लियो ही ट्रेनिंग दे। अब ये सुनकर रिस तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये 4 डायने मेरे पति पर डोरे डाल रही हैं। हालात देखकर फ्लियो उन सभी को बताता है ये रिस ये तो मेरी पत्नी है। और ये सुनकर रिस का रूप ही बदल जाता है, जैसे वो तो कभी गुस्सा थी ही नहीं। इवन वो तो खुशी के मारे इन चारों को यहाँ रहने की भी परमिशन दे देती है। भाई इतना जल्दी ना मेरे एक्स ने भी रंग नहीं बदले थे जितनी जल्दी ये गिरगिट रंग बदलती है, दोगली कहीं की। इधर ये साला शर्म से पूरा लाल ठेला हो जाता है क्योंकि वो इस घर में 5 लड़कियों के बीच अकेला लड़का है। राजा जी। अब रात को सोने के टाइम ये दोनों एक ही रूम में सोते हैं क्योंकि ये तो निब्बा निब्बी पति पत्नी है ना, वो भी बिना शादी के। रिस चाहती है फ्लियो उसके साथ एक ही बेड पर सोए पर फ्लियो साफ मना कर देता है। वो तो रूल भी बना देता है कि ये दोनों एक दूसरे को छुएंगे भी नहीं और 4 किलोमीटर दूर सोएंगे। पर तभी रिस फ्लियो के कपड़े हटाने लगती है। नोटी हो रहा के बहन के तभी वहाँ बिली आ जाती है और सब देख लेती है। भाई ये क्या एंगल लिया है इसने। वो ये खूबसूरत नजारा देखकर तुरंत ही वापस चले जाती है। तुम लोग अपना काम जारी रखो, मैं निकलती हूँ, ठीक है, कल आऊंगी। दूसरी तरफ डार्क वन उर्फ डीमन किंग के पास एक लड़की यूलिमिनस आती है जो उसे बताती है डेलिवरा फॉरेस्ट में जो प्योरिफिकेशन अर्थात शुद्धिकरण हुआ था वो कैपिटल के किसी मेज ने नहीं बल्कि एक साधारण से आदमी ने किया है। डीमन किंग उसे तुरंत ही ऑर्डर देता है उस लड़के को जल्द से जल्द मेरे पास लाओ। अगले दिन सुबह ये लोग ट्रेनिंग में लग जाते हैं पर इन गवारों से कुछ होता है नहीं। इस छोटे से सुअर को तक नहीं मार पा रहे यार। बेचारे ये दोनों परेशान हो जाते हैं
इन गधियों को सिखा कर। अब ऐसे ही शाम हो जाती है और आज रिस ने सबके लिए डिनर बनाया है, जो कि बहुत ही ज्यादा कच्चा था, क्योंकि ये मॉन्स्टर कच्चा ही मांस खाती है, पर बाकी पांचों तो इंसान हैं, वो तो नहीं खा सकते। इसीलिए फ्लियो और बिली उसे पका कर लाते हैं और फिर ये लोग अच्छे से भोजन ग्रहण करते हैं, जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। इधर गिल्ड में फ्लियो बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स का शिकार करके लाता है, जिससे वो सभी की नजरों में आने लगता है। गिल्ड के एक मेंबर लियो को फ्लियो से कुछ बात करनी थी और वो उसे अपने साथ ले जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर ट्रिस भी अपने सीक्रेट मिशन पर जाती है, कुकिंग क्लासेस, क्योंकि कल रात को उसका ईगो हर्ट हो गया ना। भाई किसी का पति पराई औरत के साथ खाना बनाएगा तो जलन तो होगी ना, सीधी सी बात है। लेकिन एक सेकेंड, इनकी शादी कब हुई? वो पति कहाँ से बन गया? अब कुकिंग क्लासेस में इसे जो बेसिक काम मिलता है, जैसे टमाटर काटना, नमक डालना, ये सब बिगाड़ देती है और लास्ट में आने से पहले वहाँ धमाका भी कर देती है। हंस क्या रही है, तेरा भी यही हाल है? ओ सॉरी। इधर गिल्ड में लियो बताता है फ्लियो की पॉपुलैरिटी और काबिलियत देखकर किंग चाहता है फ्लियो रॉयल आर्मी ज्वाइन कर ले और हीरो के साथ मिलकर काम करे। इसके बदले वो लोग फ्लियो को बहुत सारा पैसा भी देंगे, पर असल में गिल्ड खुद नहीं चाहती कि इतना काबिल एडवेंचरर उनकी गिल्ड छोड़े। फ्लियो अपना फैसला सुना देता है, वो किसी रॉयल आर्मी को नहीं ज्वाइन करेगा, क्योंकि वैसे भी डीमंस ने तो उसको कोई उंगली की नहीं है और उस सड़ेले हीरो के साथ कौन ही काम करना चाहेगा। वहाँ से निकलने पर उसे रिस मिलती है, जो खुद के किए हुए धमाके से जख्मी हो गई थी। बेचारी के बाल तक जल जाते हैं। दूसरी तरफ ये कायर छोरियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। ये नहीं कि ट्रेनिंग करूं, लेवल अप करूं, स्किल अपग्रेड करूं, इन्हें तो लड़कियां चाहिए। इसे भी फ्लियो के बारे में पता चल चुका है और ये बार बार फ्लियो के घर लेटर भिजवाता है उसे ज्वाइन करवाने के लिए, और फ्लियो इन लोगों को भगा भगा कर थक चुका है। जिसके बाद वो ब्लॉसम की ट्रेनिंग देखता है। वाह भाई वाह, क्या ही जबरदस्त ट्रेनिंग हो रही है। बहन, खेती करना छोड़, ट्रेनिंग पे ध्यान दे। दूसरी नाइट बिस्लरी का भी यही हाल है, जो कि एक बहुत ही बेकार तीरंदाज है। तीसरी नाइट बेलिनो का भी सेम ही है, उसे भी कुछ खास जादू नहीं आता। उसकी मदद करने के लिए फ्लियो उसे एक मैजिकल रिंग दे देता है, जो कि वो अपनी रिंग फिंगर में पहनने वाली थी, पर फेनरिस के होते हुए इस जन्म में। चौथी नाइट बिली भी इसी नाव में सवार है। वो फालतू में ही फ्लियो की मदद मांगती है, मास्टर फ्लियो मुझे बचा लो प्लीज, पर फेनरिस आके सब बिगाड़ देती है। भाई को तो गुस्सा भी चढ़ जाता है, कैसे कामचोरों को अपने घर पे रख लिया है। और एक पांचवी कामचोर मैं हूँ, जो पढ़ना लिखना छोड़कर यहाँ तुम्हें कहानियाँ सुना रही है। खैर छोड़ो, आज रात का खाना फेनरिस ने बनाया है और अब वो अच्छे से खाना बनाना सीख चुकी है। उसके हाथों का खाना सबको बहुत पसंद आता है। इन लोगों को यूलिमिनस छुप कर देख रही थी, तभी उसके पीछे रिस आ जाती है, जो कि इसे अपने घर ले जाती है और चाय नाश्ता कराती है, क्योंकि ये उसकी बहन है। यूलिमिनस डीमन आर्मी की हेड है। ये इस इंसान के साथ क्या कर रही है? तभी फेनरिस उसे बताती है, इनसे मिलो, ये है मेरे पति फ्लियो, मैंने इनसे शादी कर ली। यूलिमिनस को मामला पानी कुछ समझ नहीं आता और वो फ्लियो के स्टैट्स देखने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ शो नहीं होता। हालांकि वो डीमन किंग के तक स्टैट्स देख सकती है, पर फ्लियो के नहीं देख पा रही। बातों बातों में यूलिमिनस को पता चलता है फ्लियो ने ही जंगल का शुद्धिकरण किया है, जिसकी वजह से उसके सभी साथी और उसका एक भाई भी मारा गया। पर रिस को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसके पास इतना स्ट्रॉन्ग पति जो है। कैसी है भाई, एक लड़के के लिए सबको भूल गई। अब यूलिमिनस को गुस्सा चढ़ जाता है, क्यों ना मैं इस गद्दार और इसके पति दोनों को निपटा दूं। हाँ, वो फ्लियो को फाइट के लिए चैलेंज कर देती है और अब होगा ना मौत का नंगा नाच। खून की नदियां बहेंगी, नदियां। पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ गाइस, मजा आने वाला है। यूलिमिनस आसमान में उड़कर अटैक करती है, जो कि बस दिखावा था। असल में वो फ्लियो के नीचे से दूसरा अटैक करती है, पर हमारा एमसी इतना भी कमजोर नहीं है। वो सिर्फ एक चुटकी बजाता है और यूलिमिनस का सारा मैजिक बीड़ी के धुएं की तरह गायब हो जाता है, जिसके बाद वो यूलिमिनस को अपने जादू से जकड़ लेता है। फिर क्या था, हार मान लेती है वो। छी यार, इतनी सी फाइट है, कुछ मजा ही नहीं आया। अब अगले दिन फ्लियो सारे नाइट्स को फेनरिस की सच्चाई बता देता है कि वो एक
डीमन है, पर इन लोगों को कोई खास दिक्कत नहीं होती। तभी यूलिमिनस फिर से टपक जाती है और इस बार वो बैकअप लेके आई है, पूरी ड्रैगन आर्मी। और फ्लियो फिर से एक ही बार में थंडरबोल्ट देके सबका गेम बजा देता है और जो थंडरबोल्ट से बच भी जाता है ना, वो सब अपनी जान बचा बचा कर भागते हैं। ब्लॉसम कहती है काश वो भी एक ड्रैगन को मार पाती, फिर उसे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल जो मिल जाता। ये सुनकर फ्लियो उसकी ड्रैगन मारने में मदद करता है और ब्लॉसम को ड्रैगन स्लेयर का टाइटल भी मिल जाता है, जिसके बाद ये दोनों अपने घर के चारों तरफ एक बैरियर बना लेते हैं ताकि यूलिमिनस जैसे मॉन्स्टर्स इन्हें बार बार परेशान न करें। पर फ्लियो के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि उसने फेंड्रिस के भाई को मार दिया। दूसरी तरफ ब्लॉसम अपने टाइटल का फुल फ्लैक्स करती है और बिली अकेले में जाकर खूब रोती है। सीधी सी बात है भाई, उसे भी टाइटल चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, मेरा भी यही हाल है, मुझे भी सिल्वर प्ले बटन चाहिए। प्लीज सब्सक्राइबर बढ़वाओ जल्दी जल्दी। अब तभी बिली के पास डीमन आर्मी का एक बंदा आता है जिसका नाम गोजा है और वो फेंड्रिस के बारे में पूछता है। बिली सीधा ही उस पर अपनी तलवार पॉइंट कर देती है। वो तो डर ही जाता है और चुपचाप वहाँ से निकल लेता है, ये कहते हुए तुम फेंड्रिस को मेरे बारे में बता देना, मैं चलता हूँ। जिसके बाद वहाँ फ्लियो और फेंड्रिस आते हैं और बिली को बताते हैं वो जिससे अभी अभी मिली थी वो और कोई नहीं, साक्षात डीमन किंग है। भाई ये कैसा डीमन किंग है, देख के तो लग रहा है कुंभ के मेले में बैठने वाला कोई भिखारी हो। ये सुनकर बिली की तो ऐसी तैसी हो जाती है, बेचारी कांपने लगती है। अब अगले दिन डीमन किंग फिर से आता है और उसका सामना बिली से ही होता है। बेचारी डर के मारे वहीं जम जाती है, जिसके बाद ये चारों बैठकर बातें करते हैं। डीमन किंग पूछता है आखिर फ्लियो ने किंग के ऑफर को क्यों ठुकरा दिया, जिस पर फ्लियो बताता है उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब लड़ाइयों में। उसे तो ये भी नहीं पता कि ये लोग लड़ क्यों रहे हैं। असल में 500 साल पहले इंसान डीमंस पर राज किया करते थे, उन्हें अपना नौकर समझा करते थे। पर फिर दूसरी दुनिया से एक हीरो आ गया जिसे इंसानों ने तो ठुकरा दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्लियो को ठुकराया गया। जिसके बाद उस हीरो ने डीमंस पर राज किया और बन गया पहला डीमन किंग। जब डीमंस इंसानों के नौकर थे तब तक वो लोग ठीक थे, पर जब डीमंस अलग हो गए तो लोगों ने लड़ाइयाँ शुरू कर दी और तब से ही इंसानों और डीमंस के बीच दुश्मनी रही है। गोजा 12वां डीमन किंग है और उसे दुनिया पर राज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो चाहता है फिलो उसे ज्वाइन कर ले। डीमन किंग की इतनी स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी देखकर बिली तो भाई हक्की बक्की रह जाती है, पर फिलो उसे प्यार से मना कर देता है। जिसके बाद डीमन किंग चुपचाप वहाँ से चले भी जाता है, पर उसका इंटरेस्ट एक और कैंडिडेट पर है। वो और कोई नहीं बिली ही है, जो कि डीमन किंग के कारण बेहोश ही हो जाती है। अगले दिन सुबह जब वो सोकर उठती है तब भी उसके सामने डीमन किंग ही था, जो कि फिर से इनके घर टपक गया है और यही ब्रेकफास्ट भी कर रहा है। वो बिली को देखकर उसका हालचाल पूछता है और बिली ब्रश करने का बहाना मार के वहाँ से निकल लेती है। ऐसे ही डीमन किंग रोज रोज इनके घर आने लगा और बिली भी रोज रोज कुछ न कुछ बहाना करके वहाँ से निकल ही लेती थी। दूसरी तरफ किंग को जासूस से पता चलता है डीमन आर्मी का एक बंदा रोज रोज फिलो के घर आता है। किंग को शक होता है कहीं फिलो ने डीमन आर्मी तो नहीं ज्वाइन कर ली। वो तुरंत ही अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है, जाओ उस गद्दार को पकड़कर मेरे सामने लाओ। प्रिंसेस उसे समझाती है, पिताजी पहले कंफर्म तो कर लीजिए फिलो ने आर्मी ज्वाइन करी भी है या नहीं। पर अकड़ू घमंडी पिता सुनता ही नहीं है। इधर फिलो अपनी निब्बी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, तभी बलिनो आकर बताती है बाहर कुछ प्रॉब्लम हो गई है और इस प्रॉब्लम का नाम हीरो है, जो कि हजारों की सेना लेकर फिलो को लेने आया है। वो बहुत इतरा इतरा के बोलता है, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, चुपचाप हमारे साथ वापस चलो या मैं तुम्हें मार कर वापस ले जाऊं। इस लोमड़े को लगता है आहा मैंने तो कितना अच्छा काम किया, कितना बढ़िया डायलॉग मारा है, सारी ऑडियंस मुझ पे फिदा हो जाएगी। फिलो कहता है 50 सोने के सिक्के काटो इसकी ओवर एक्टिंग का, ना ही मैं तुझसे लड़ूंगा और ना ही मैं तेरे साथ जाऊंगा। जिसके बाद हीरो नाइट्स को ऑफर देता है, अगर तुम लोगों ने फिलो को मना लिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा और अगर नहीं मना पाए तो सजा। अब फिलो का दिमाग खराब हो जाता है, साला तुम डीमंस के साथ आपस में भिड़ते रहो ना, मुझे क्यों घसीट रहे हो, मैं ना यहाँ से चला ही जाता हूँ। देखो फेंड्रिस तो उसका पीछा छोड़ने वाली थी नहीं, चारों नाइट्स ने भी सोच लिया था भाड़ में गया वो किंग और उसकी रॉयल आर्मी, हम तो फिलो के साथ ही रहेंगे। वो अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधता है और पूरे घर को ही टेलीपोर्ट कर लेता है एक शांति भरी जगह में और वो सोचता है अब तो मैं यहाँ चैन से जीऊंगा। अब इतना
स्ट्रॉन्ग मैजिक देखकर हीरो की तो हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि इसने लड़कियों के अलावा कभी कुछ देखा ही कहाँ है। तभी वहाँ डीमन किंग आता है, पर अब वो डीमन किंग को भी देख लेता है। डीमन किंग देखता है यहाँ फीलो और उसका घर हुआ करता था, पर अब यहाँ ये सेना क्यों खड़ी है। उसे समझ आ जाता है इन लोगों ने ही कुछ नाटक किया है, और अब वो गुस्से में अपने असली रूप में आता है और अपनी डीमन आर्मी को लड़ने के लिए बुलाता है। बहुत हो गया यार इन इंसानों का, चटकारा तो देना ही पड़ेगा इनको, तभी शांत बैठेंगे। अब हीरो की फट के हाथ में आ जाती है और वो अपने घोड़े को रिवर्स गियर में डालकर छूम मंतर हो जाता है। इतनी जल्दी तो टीम रॉकेट भी गायब नहीं होती जितनी जल्दी ये भगोड़ा हो जाता है। क्या अब इंसानों और डीमंस के बीच फाइनल वाली लड़ाई होगी? अगर तुम्हें ये सब जानना है तो सब्सक्राइब कर दो, वरना सेकंड पार्ट आ भी जाएगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा ना। ओके बाय।